भैया को इस बार समाजवादी की सीट मालेगांव से दी जाएंगी कि नहीं? दी जाएंगी कि नहीं? ये आवाज अबू आसिम आजमी से अखिलेश भैया तक जाएंगी और मुझे यकीन है कि ये यूपी वालों की बस्ती है और इस बस्ती में यूपी के जो लोग हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। हम भी यूपी के ही हैं, लेकिन जो मेहनत वो करते हैं इस शहर ने उन्हें बसाया और निहाल साहब के वक्त से, सोशलिस्टों के वक्त से हम उनके मुहाफिज रहे। आज भी नए यूपी वाले मजदूर हैं जो बिस्ती में रहते हैं, हो सकता है उनकी वोट नहीं आती होंगी। ये सिर्फ वोट का सवाल नहीं है। अगर बिस्ती में रहने वाले यूपी से मजदूर यहाँ हैं और उनकी वोट आज नहीं भी आ रही है तो हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। हमने इससे पहले भी बोला कि बांध काम मजदूर बोर्ड अगर बना तो पावर लूम के लिए भी हम एक बोर्ड बनाएंगे जो पावर लूम मजदूरों के लिए होगा। और जो यूपी के लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ उनका बसेरा हो जाए, वो यहाँ रहना चाहे, तो हम उनका बसेरा करके देंगे। हम उस बोर्ड में ऐसी स्कीम लाएंगे कि अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो उनको किसी भी तरीके से किसी भी स्कीम में बैठाकर घर दिया जाए। क्योंकि इस शहर में बदउनवानी के ऐसे रिकॉर्ड इन 25 सालों में बने, उसी की एक मिसाल 11। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक खानदान जाहिल, एक आलिम तो है जिन्हें मराठी नहीं आती, जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझता, उन्हें कोई प्लानिंग ही नहीं समझती। अगर वो 11,000 कॉलोनी बनने के बाद भी मुझे बताओ मालेगांव शहर वालों, किसी को कोई फायदा हुआ? ऐसा किसी को एहसास हुआ? जो बेचारे वहां चले गए वो आज भी तकलीफ उठा रहे हैं। ये किस तरह की खिदमत हो रही है? ये सिर्फ ठेकेदारी और भ्रष्टाचारी के लिए आज के मालेगांव के दोनों मिली जोड़ लीडर सिर्फ ठेकेदारी और बदउनवानी करना उनका मकसद है, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। मजहबी नाम से जो अपना झंडा बना लिए, मजहबी नाम से जो लोग अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस मुल्क में हमेशा संविधान चला है, दस्तूर चला है, हम सब कुछ हो सकता है। हम कभी मजहब का सहारा सियासत में नहीं लेंगे। बहुत हरे हरे झंडे लगाए गए, आज भी लगाए जा रहे हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, अगर हैदराबाद से कोई आया तो यूपी से भी एक आ गया, योगी, और जुबान एक जैसी। ये सोचने का मुकाम है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये मुल्क, ये शहर अगर चलेगा तो सिर्फ दस्तूर से चलेगा, इसके अलावा किसी चीज से नहीं चल सकता। दस्तूर ही हमें हर चीज का हक दिलाता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार, इंडिया अलायंस की उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर लड़ रही शान हिंद इसी दस्तूर से असेंबली हॉल में आप लोगों को हक दिलाएंगी। वो हक आपके मजहब का भी होगा। अगर हुजूर की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उसका भी जवाब ये देंगी। अगर कोई नारायण राणे या कोई और आकर ये बोलता है कि 23 तारीख के बाद लाउड स्पीकर उतार लिया जाएगा, तो मुझे बताओ अजीत पवार की हिमायती आसिफ शेख उसका जवाब दे सकते हैं क्या? आसिफ शेख उसका जवाब दे सकते हैं क्या? दादा भूसे और शिंदे की चम्मचगिरी करने वाले मौजूदा एमएलए इसका जवाब दे सकते हैं क्या? अगर हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है, लाउड स्पीकर उतारने की बात होती है, तो ये बुक लेकर, मुझे यकीन है इतने हजारों के मजमे के सामने बोल रहा हूं, मुझे यकीन है कि शान हिंद ये बुक लेकर उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी, मुंह तोड़ जवाब देंगी। वो किसी की दलाली नहीं कर रही है। और मानो इंडिया अलायंस की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है, महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने वाली है, महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार है शान हिंद। अगर हॉल में कोई बात हुई, इख्तियार रहा,
तो ये कानून पास करना भी जानती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से चलाना चाहिए ये भी जानती है। ये पॉलिटिक्स से पड़ी हुई है, इसके खून में सियासत है, इसे समझता है। ये ना अनपढ़ है, ना जाहिल है, ना ही इतनी कमजोर लीडर है कि किसी को जवाब ना दे सके। मैं फिर बोलता हूँ, जाफरनगर के जलसे के बाद मौजूदा एमएलए गए थे 4 घंटा धरना देने कि 24 घंटे में अगर गिरफ्तार नहीं किए तो मैं गांधी पुतले पर धरना दूंगा, मैं शिवाजी मुजस्समे पर धरना दूंगा। इस तरह की बात बोलने वाले आज 200 घंटे से ऊपर हो गया, एफआईआर में नाम नहीं लिखा पाए हैं। इतना कमजोर उम्मीदवार, इतना कमजोर एमएलए मालेगांव शहर की तारीख में नहीं मिला है कि जो 4 घंटा धरना देने के बाद जो आरोपी का नाम ना लिखा सके। इतना कमजोर एमएलए इस शहर को चाहिए क्या? इस शहर को एक मजबूत एमएलए चाहिए जो दस्तूर से अपने लोगों की हिफाजत कर सके। ऐसा एमएलए चाहिए जो शहर में तामीर और तरक्की कर सके। आपके ही हिस्से में देख लो तामीरी काम का तरीकाकार। एक रोड आधी वहां छोड़ दी गई, एक रोड आधी यहाँ छोड़ दी गई, एक रोड 4 महीने से खोद के रखी गई। ये काम का तरीका नहीं, ये ठेकेदारी करने का तरीका है, काम का तरीका ये नहीं है। तुम उधर से आएंगे, इस तरफ से आओ, ये सिर्फ ठेकेदारी किए। अरे भैया, तुम एक ही रोड मुकम्मल बना देते, एक पेज वहां बना दिए, एक पीछे बना दिए, एक बाजू में बना दिए और मौज माफ पूरी रोड का करवा लेते हैं। ये बदउनवान लोग हैं। इस शहर से इस मर्तबा फिरका परस्तों से भी आजादी चाहिए, बदउनवानों से भी आजादी चाहिए, गुंडागर्दी से भी आजादी चाहिए, नशे वालों से भी आजादी चाहिए। हमें इस मर्तबा आजादी चाहिए, हर तरह की आजादी चाहिए, दस्तूर के साथ आजादी चाहिए, मजहब का गलत इस्तेमाल करने वालों से आजादी चाहिए। आप यकीन मानो, इस शहर में तब्दीली की ऐसी लहर है कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मैं जो बोला कि हमरे यूपी वाले भैया हैं और हमरे यूपी वाले भैया एक बार अखिलेश यादव को ये जरूर बोलेंगे कि तुम अगर यूपी में बहुत बड़ा जलसा करत हो तो हम भी मालेगांव में उसे बड़ा जलसा करके बतावत है। मैं आखिरी बात बोलूंगा कि आप 20 नवंबर को साइकिल निशान पर आप वोट दीजिए। आप हजारों की तादाद में जलसा सुनने आ रहे हैं, मगर मैं एक बात बोलूंगा कि जलसा खत्म होने के बाद आप जाइए अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में। हमरे वहाँ लड़कियां भी वही सब दी जाती, हुआ जाओ और बोलो कि तब्दीली काहे जरूरी है, तब्दीली बताओ, तब्दीली किस लिए जरूरी है। सलीम गड़बड़ बोल रहे हैं, साइकिल निशान पर वोट देना है, ये बताओ। सिर्फ जलसा सुनकर घर चले जाएंगे और हम लोग यहाँ पर तकरीर कर लेंगे, इससे इलेक्शन नहीं जीता जाता। तक आप लोग अपने रिश्तेदारों में, अपने साथियों को, अपने दोस्तों अहबाब को नहीं समझाएंगे जाने के बाद, जब तक इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हम हमारा काम यहाँ कर रहे हैं, मगर अब आपको जरूरत है कि यहाँ से जाने के बाद आप लोगों से मिलिए, समझाइए कि इस शहर में 25 साल ने इस शहर को खंडर बना दिया। फिरका परस्तों की इतनी हिम्मत हो गई कि आगरा रोड पर आकर पत्थर मारकर चले गए। अगर हम नहीं होते तो वो जेल भी नहीं। मेरे यहाँ से जो माए बहनें सुन रही हैं, एक खातून है, एक लेडीज है, वही आपका दर्द समझ सकती है, वो आपके निजी मसाइल को समझ सकती है। इस मर्तबा अगर ये नारा चल रहा है कि औरत की वोट औरत को, अगर ये नारा कुछ लोग चला रहे हैं तो हमारा भी मर्दों का भी काम है कि औरतों से बढ़कर आप लोग भी हिस्सा लीजिए। ख्वातीन में एक माहौल बना हुआ है, मगर यहाँ बैठे हुए तमाम मर्द हजरात, आप लोग दौड़िए, भागिए। 10-12 दिन बचे हैं, मेहनत करिए। इस शहर में तब्दीली लाना बहुत जरूरी है। ये इलेक्शन अगर हमारे लिए सिर्फ इलेक्शन होता तो कोई बात नहीं थी। ये इलेक्शन हमारे लिए 25 साल से गुंडागर्दी, मंशियात,
फिरका परस्ती बदउनवानी से आजादी का इलेक्शन है, इसलिए आप बराए मेहरबानी इस इलेक्शन को समझिए, इस इलेक्शन का वक्त समझिए क्या है, मुल्क के हालात क्या है, महाराष्ट्र के हालात क्या है, ये सब चीज सोचने के बाद आप फैसला कीजिए कि इस शहर में तब्दीली क्यों जरूरी है। आप तब्दीली लाइए, तब्दीली आपके लिए जरूरी है, इस शहर के लिए जरूरी है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। शुक्रिया शुक्रिया। आज जो बीजेपी की दलाली करने वाले दो उम्मीदवार तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, जो एक अजीत पवार के साथ मिला हुआ है और दूसरा उसके साथ मिला हुआ है जो नदी के उस पार और शिंदे हिंदुत्व के नाम की हुकूमत बनाया। इन दो और ऐसे लोगों की वजह से ऐसे दो कौड़ी के लोग निशाना करते हैं अकलियत को और इतनी हिम्मत करते हैं कि वो ये बोल पाए कि मस्जिदों से वो स्पीकर उतार लेंगे, लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि हमारा दस्तूर, ये हमारा दस्तूर का प्रियम्बल हमको इस बात की इजाजत देता है कि हमारी मस्जिदें भी कायम होंगी, हमारी मस्जिदों पे स्पीकर भी लगेंगे, वहां अज़ा भी होगी और कोई ताकत इस जमहूरियत को रोक नहीं सकती। और ये ताकत को बताया किसने हिंदुस्तान में मालूम है? उत्तर प्रदेश ने बताया, वो अयोध्या ने बताया, जहां पे राम मंदिर बनाकर बीजेपी पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रही थी कि अब हिंदुत्व राज आएगा। वहां वो नेताजी मुलायम सिंह के लड़के अखिलेश यादव ने अपनी ताकत बताई और अयोध्या उनको हरा दिया। अयोध्या हारने के बाद इतना डर हो गया बीजेपी वालों को कि 10 जगह के इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले थे, लेकिन सिर्फ 9 जगह के हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दोबारा अयोध्या हारने के डर से इलेक्शन आगे बढ़ा दिया। यह डर है उत्तर भारतीयों का पूरे हिंदुस्तान की बीजेपी पे। आज मैं उस इलाके में खड़ी हूं जहां वो लोग रहते हैं जो उत्तर भारत से आए हुए हैं। हम भी वही हैं जो सालों पहले आए हैं। 1857 में हमारे दादा परदादा मालेगांव में आए, उस वक्त जब यूपी में कहत पड़ा था और जब वो लोग यहाँ आए थे तो सबसे पहले आबाद थे गिरना नदी के पास, मतलब संगमेश्वर के एरिए में, और फिर धीरे धीरे शहर बढ़ा। पहले ऐसा था कि लोग आबाद होके आते थे तो नदी के किनारे रुकते थे कि वहाँ पानी का इंतजाम होता है, इसीलिए मौलवी उस्मान या अब्दुल्ला खानदान वहाँ आकर रुका। मैं जब आज इलेक्शन का फॉर्म भरी तो जो मेरे वालिद का गांव है बाराबंकी जिले में शहादतगंज, वहां के साथी निहाल अहमद साहब थे। मेरे वालिद कहा करते थे कि मेरा गांव और रफी अहमद की दुआई का गांव के बीच में एक नदी का हिस्सा है, नदिया के पार वो रहते हैं, हम लोग इस तरफ रहते। तो वहां शहादतगंज से मुझे फोन आया और उन औरतों ने, वहां की औरतों ने कहा कि हम लोग इस बात पर खुश हैं कि तुम उम्मीदवारी कर रही हो बेटा मालेगांव में और हम यहाँ उत्तर प्रदेश से तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैंने ये महसूस किया जब उत्तर प्रदेश की माएं और बहनें मेरे लिए वहां दुआ कर रही हैं, इसलिए कि निहाल अहमद की बेटी मालेगांव में इलेक्शन लड़ रही है। तो जिस निहाल अहमद ने मालेगांव को बसाया, बनाया और एक पहचान दी, उसकी बेटी जब यहाँ लड़ेगी तो क्या माएं, बहनें, नौजवान और इस शहर के बुजुर्ग मेरा साथ नहीं देंगे? क्या मुझे यकीन है देंगे। और मैं देख रही हूँ जब मैं गलियों में घूमती हूँ तो मुझे जिस तरह लोगों का साथ मिल रहा है, मैं जब पक्के इलाके में जाती हूँ तो वहां देखती हूँ कि जो बहुत बोलते थे कि ये इलाका मेरी 2 जलसे का है, मेरे 3 जलसे का है, वो वहां से फुर्र हो चुके हैं। अब कुछ नहीं है, अब निहाल अहमद है, निहाली बात है। और जब कच्चे इलाकों में जाती हूँ तो वहां के लोग बोलते हैं कि हमारी बस्तियां निहाल अहमद ने बसाई थी, हमारे लिए जमूर स्कूल का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था, हमारे लिए टीएम स्कूल का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था, तुम्हारे तरफ में फार्मेसी कॉलेज का इंतजाम निहाल अहमद ने किया था। तो मैंने ये कहा कि मैं मालेगांव शहर से मेरे बाप की वोट लेने आई हूँ, वो वोट जिसमें सबसे पहला हक मेरा है।
खड़ी हूँ, वहाँ मैं निहाल अहमद की वोट भी लेने आई हूँ जो मेरे बाप की है, और नेताजी मुलायम सिंह की वोट भी मैं लेने आई जो मेरी पार्टी की है। इस जगह से जो लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं मजहब के नाम पे, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, कलमे से एक दूसरे को भाई भाई भाई, लेकिन इलेक्शन में फायदा उठाना कि हमारा इख्तियार चला गया तो हमारा घर कैसे चलेगा, ये डर से आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर न कंप्लेन करने की हिम्मत है न केस करने की हिम्मत है, इतने बहादुर है वो लोग। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ उस इलाके को बिला वजह बदनाम किया गया, इसलिए कि यहाँ नई आबादी रहती है। इस मालेगांव शहर में अगर कोई भी वाकया होता है तो यहाँ पर चेकिंग होती है, नाकाबंदी होती है, घर घर पुलिस वाले यहाँ पर लोगों को परेशान करते हैं, और इस परेशानी से पुलिस की गुंडागर्दी और ये जो नाकारा सियासतदान है वो जो खामोश रहते हैं उसको खत्म करने की ताकत सिर्फ ये निहाल अहमद की बेटी में है। जो दादागिरी पुलिस वाले यहाँ आके करते हैं ना, उनको सिर्फ निहाल अहमद की बेटी शान हिंद ही रोक सकती है। और आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो वो जो तुम्हारे यहाँ के छोटे छोटे हवलदार जिनको शहर का एमएलए साहब बोलता है ना, उनको उनकी औकात याद दिला दूंगी। बिना वजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, किसी को बिना वजह परेशान नहीं किया जाएगा। तुमको नहीं मालूम है कि शहर में मुजरिम कौन है, तुमको नहीं मालूम है कि शहर में सट्टा जुआ नशा गैर कानूनी कारोबार कौन करता है। उनके तो प्रोग्राम में अफ्तार पार्टी में जाते हो और गरीब लोगों के घरों में परेशान करते हो, इसलिए कि ये लोग अकेले हैं। अकेले नहीं है, अब निहाली और समाजवादी साथ में है, ये याद रखना। अगर उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आबाद हैं तो पहले भी यहाँ आए थे साथी निहाल अहमद साहब के वक्त में। निहाल साहब ने बस्तियां बसाई और उनको उनके घर का मालिक बनाया। आज जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ उस इलाके में सबसे बड़ी मुश्किल जो है कि यहाँ जो लोग अपने घरों में आबाद है वो 7-12 के मालिक नहीं। इसकी वजह से कारपोरेशन यहाँ काम में आप लोगों से मेरा साथ दिया और असेंबली तक मुझे पहुंचाया, तो तुम्हारे घरों के जो आज 7-12 के उतारे नहीं है उसको वापस तुमको घर का मालिक बनाऊंगी, ये वादा करती हूँ। और इस शहर में घर का मालिक बनाना ये कानून सिर्फ निहाल अहमद के वर्करों में और निहाली लोगों को ही आता है, बाकी सब। मैंने पहले एक तकरीर सुनी, कुछ रोज पहले बाहर के आए हुए लीडर ने तकरीर की, बहुत बड़े बड़े नारे लगाए। यहाँ शहर में दोनों तरफ हरे झंडे की सियासत चल रही, लेकिन मैं आज फिर ये बोलती हूँ ये हरे झंडे की सियासत हमारे लिए भगवे झंडे की आमद है, इसको खत्म करो। ये हरा झंडा, तुम क्या समझते हो यहाँ आबादी में रहते हो तो बड़ी बड़ी बात करते हो। जो लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश जाते हैं, जो लोग यहाँ से देहातों में रिक्शा वाले जाते हैं, जो लोग रोजाना सफर करते हैं टैक्सी में, जो स्टूडेंट आते जाते हैं, जो टीचर आते जाते हैं, और जो लोग यहाँ से चाहे नदवा जाते हो, चाहे कचौचा जाते हो, चाहे वो बाराबंकी जाते हो, चाहे रायबरेली जाते हो, चाहे अम्बेडकर नगर जाते हो, चाहे वो मऊ जाते हो, ये लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे मालेगांव के लीडरान की है। तुम जिस तरह की यहाँ सियासत कर रहे हो ना, इसकी वजह से आने जाने वालों को कहीं मॉब लिंचिंग का सामना न करना पड़े, इस बात का ख्याल रखो। मजहब के नाम पे सियासत मत करो। मजहब के नाम पे सियासत करना मतलब मुसलमानों का इस्तेहसाल करना है। हमको संविधान की बात करना है, हमको उस संविधान की बात करना है जिसकी रोशनी में हमने अयोध्या हरा दिया बीजेपी वालों को। आज इस बात को समझ लो कि हमको दस्तूर के साथ रहना है। दस्तूर ने हमको इजाजत दी है हर तरह की मजहबी आजादी की, हमको आजादी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि बकरीद के पहले दिन कुर्बानी मत करना, हमको हक दिया है, हम कुर्बानी करेंगे। हमको दस्तूर ने हक दिया है, हम पहले दिन अफजल है, हम कुर्बानी
करेंगे। हम पुलिस की दलाली नहीं करते कि मजहबी फर्ज करने के लिए मना करते। हमको हक मिला है और हक को जानने के लिए तालीम का होना जरूरी है। ये इलाका जो है वो इंतहाई पसमानदा है। मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी कौम की अगर तरक्की चाहिए तो उसके लिए सेहत, तालीम और उसकी माली तौर पर मुस्तहकम होना जरूरी है। अगर तुमको कारोबार मिलेगा तो तुम माली तौर पर मुस्तहकम होगे। कारोबार मिलने के लिए आज जो हमारी पावर लूम की सनत परेशान है, अखिलेश भैया आए थे यहाँ बोल कर गए थे कि बुनकरों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में फिक्स बिजली का बिल का कानून बनाया था। और ये देख लो जो हालात है ना हिंदुस्तान के, नीतीश कुमार जो हमेशा पलटते रहते हैं, बहुत जल्दी पलटेंगे और फिर अखिलेश यादव लीडर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। और मैं आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ कि मालेगांव शहर में पावर लूम की अच्छी पॉलिसी के लिए एक कानून उनके पास से हम जाएंगे मांगने के लिए। न सिर्फ ये बल्कि जो लोग पावर लूम के अलावा किसी प्रोजेक्ट, किसी MIDC में कोई ऐसा प्रोजेक्ट चाहते हैं जहां मजदूरी करके काम कर पाए, हम वो कानून, वो प्रोजेक्ट मालेगांव शहर में लाएंगे ताकि जो बम्बई, पूना यहाँ के नौजवान और लोग मजदूरी चलकरंजी जाते हैं और अपने घर वालों की मैयत में नहीं आ पाते और उनके लिए मैयत सारी रात रुकी रहती है, वो नौबत हमारे ऊपर ना आए, ये मैं कोशिश करूंगी। जो लोग तालीम के लिए महंगी फीस के लिए अपने बच्चों को एडमिशन नहीं करा पाते, उस प्राइमरी तालीम के लिए बेहतर इंतजाम करूंगी। वो तो मेरा टारगेट है, क्योंकि ये प्राइमरी स्कूल की जो जगह है ये वो खानदान के नशे का अड्डा। प्राइमरी स्कूल अगर बन जाए सही तरीके से, उसकी हिफाजत हो, तो एक बड़ा कारोबार नशे, सट्टे और जुए का उनका बंद हो जाएगा और वो मैं बंद करवाऊंगी ताकि हमारी कौम की, हमारी नस्लों की हिफाजत हो पाए। मैं आज इस इलाके में घूम रही थी, आजमपुरा में और हसनपुरा में, वहां पे मैं समझ रही थी सड़क इतनी खराब। और अभी आमीन भाई तकरीर कर रहे थे, रिजवान भाई, उन्होंने बोला कि बारिश में गटर का पानी सड़कों पे आ जाता है। मैं आपको बता दूं, बारिश तो दूर की बात, जुमे के दिन जब घर के सब लोग नहाते हैं तो गटर का पानी रोड पर आता है, ये मुश्किल है। और अगर जो लोग यहाँ के मेंबर रहे हैं, जो यहाँ के MLA रहे हैं, जो मेयर रहे हैं, वो तुम्हारे घरों पर आए ना वादा मांगने के लिए, तो उनको बता दो कि तुमने ऐसा काम किया है कि बारिश तो दूर की बात है, जुमे के दिन गटर का पानी बहता है। और ये गिलाजत लगाकर हम हमारी मस्जिदों में जाते हैं और हम हमारे घरों में जाते हैं, हमारा निस्फ ईमान तो तुमने यही खराब कर दिया। मालेगांव शहर में औरतों के रोजगार के लिए मैं मुसलसल देख रही हूँ, एक अकेले आदमी से घर का रोजगार, घर चलाना मुश्किल होता है। खवातीन कहीं गोंद चुनती हैं, कहीं इमली फोड़ती हैं, कहीं नक ताकती हैं, कहीं पोत फुराती है, कहीं टोपियां बनाती हैं। अगर इनको उनकी मेहनत के हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते। हुकूमत की ऐसी पॉलिसी है स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, जिससे घर बैठे औरतें रोजगार हासिल करेंगी, वो पॉलिसी लाने की मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि घर बैठे औरतें जितनी मेहनत उतनी उनका तनख्वाह, वैसा काम लाने की कोशिश करूंगी ताकि इज्जत से अपनी औलाद को पाल सके। मालेगांव शहर में जो तहफ्फुज़ का मसला है, नशे का इतना बड़ा जाल फैल गया है कि लोग, औरतें अपने घर से बाहर निकलने को डरती है। धीरे धीरे जब ये जाल बढ़ेगा तो समझ लो तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। जो मर्द पगार लेके अपने घर जुमेरात को आते हैं, उनको कहीं ब्लेड न मार दिया जाए, उनसे पैसे न छीन लिए जाए। जो कारखानेदार पगार लेकर कारखानों में पहुंचते हैं, जो मजदूर पगार लेकर घरों तक पहुंचते हैं, जो लोग बैंक तक जाते हैं, उनके लिए मुश्किलात का सामना होगा। इसलिए इस नशे की लानत लाने वाले और इनको रोक नहीं पाया जो MLA ने, उस दोनों का और ये नशे की लानत का खात्मा करने के लिए आप मेरा साथ दो, ताकि बहन बेटी और नौजवानों की इज्जत और जान इस शहर में महफूज रहे। मालेगांव शहर में इस इलाके में मैंने ये मालूम किया कि
नाकारा एमएलए, वो नाकारा एमएलए जिसको नदी के इस पार बैंकें और ऑफिसर्स लाना था, वो लाना तो दूर की बात, जो बैंकें थी वो भी उधर चली गई। लंबी लंबी लाइन खवातीन ने केवाईसी के नाम पर रात रात भर वहां गुजारी। और ये इलाका जो है, ये अपना पैसा जो कमाता है वो अपने देश, अपने गांव उत्तर प्रदेश में भेजता है, लेकिन करीब में कोई बैंक का यहाँ ब्रांच नहीं है, तो उनको प्राइवेट लोगों को भेजना पड़ता है, जो 10,000 रुपए पे भी उनसे फीस लगती है। ये नौबत ना है, इसलिए आपके इलाके में बैंक की ब्रांच, ताकि आप अपने घर वालों को, देश वालों को, गांव वालों को आराम से पैसा भेज पाओ, ये सहूलत मैं करके दूंगी, ये वादा करती हूँ आपसे। मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में जो लोग आए हुए हैं, चाहे वो यूपी के हो, चाहे मराठवाड़े के हो, चाहे खानदेश के हो, ये किराए के मकान में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं, और किराया देना और घर की कफालत करना ये इनके लिए मुश्किल है। जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने बस्तियां बसाई और फ्री में लोगों को घर का मालिक बनाया, हाई परचेज से उनको जमीनें दी, इसी तरह एक ऐसा कानून और एक जगह मुख्तस करके जो लोग भाड़े के घरों में रहते हैं उनको घर का मालिक बनाने के लिए मैं कोशिश करूंगी, ये आपसे वादा करती हूँ। मालेगांव शहर का अमन, चाहे वो लकड़ी वाले हो, चाहे लोहे वाले हो, चाहे वो साबुन वाले हो, चाहे कारखाने का मजदूर हो या कारखानेदार हो, गठनी जोड़ने वाला हो, बीम जोड़ने वाला हो, इन सब की हिफाजत और बेहतर रोजगार और इनकी सेहत की जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आप और मेरा वादा, और वो 15 साल इख्तियार किए हुए झूठे खानदान का वादा, और एक जो कसम खा के सियासत में आए थे उनके वादे में फर्क है। मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ, निहाल अहमद का खून है, निहाल अहमद का आपने सियासत देखी है, निहाल अहमद का रुतबा आपने देखा है, निहाल अहमद का वजन आपने देखा है। जब निहाल अहमद की लड़की खड़ी होकर बोल रही है ना कि मुझे एक मौका दो, तो मेरे ऊपर ये 5 साल का वजन नहीं है मेरे कांधों पे, वो 30 साल का वजन है जो मेरे बाप ने रोशन गुजारा है। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मेरे 5 साल के साथ साथ वो 30 साल को भी मैं रोशन करूं। इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ मैं वही बोलूंगी। आपके करीब जो हॉस्पिटल है, और जो एक हॉस्पिटल औरतों के लिए और बच्चों के लिए था, और वो एक नाअहल नाकारा आदमी की रहनुमाई की वजह से, दलाली की वजह से दादा भूसे लेकर चला गया, वैसा अच्छा हॉस्पिटल, ताकि औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को अपनी सेहत के लिए इधर उधर ना जाना पड़े, इस शहर में उनका बेहतर इलाज हो, इसकी कोशिश मैं करूंगी। आपसे मैं ये वादा करती हूँ कि देखो, पक्के इलाकों में भी तुम हो समाजवादी निहालियो, कच्चे इलाके में भी तुम हो समाजवादी निहालियो, और जो पूरब से पश्चिम तक के उत्तर भारतीय, इसमें सिर्फ तुम हो। ये समझ लो, तुमसे बड़ी ताकत मालेगांव में कोई उम्मीदवार की नहीं है। कहीं मुफ्ती साहब हैं तो वहाँ आसिफ नहीं, तुम लड़ रहे उनसे, कहीं आसिफ है तो मुफ्ती साहब नहीं, तुम लड़ रहे, और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ तुम अकेले हो, कोई नहीं है तुम्हारे मुकाबले में। इसलिए ये जो ताकत है ना उत्तर भारतीयों की, सिर्फ समाजवादी के साथ 35 से 40 हजार वोट, ये तो हमारी ये पार्टी वोट है, और जो निहाल अहमद साहब की वोट है वो अलग। आपसे मैं वादा करती हूँ कि जिस तरह अयोध्या में फिरका परस्तों को तुमने सर कुचल दिया, उसी तरह जो फिरका परस्त मीर जाफर, मीर कासिम मालेगांव में आए, उनका भी सर कुचल दो समाजवादियों, और हमारे दस्तूरी झंडे समाजवादी पार्टी के, इसको लहरा दो मालेगांव शहर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मेरी निशानी साइकिल, वो साइकिल जो बुलडोजर पर चढ़ चुकी है, वो साइकिल है हमारी, और हमको यहाँ इक़्तिदार करना है। मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं शहर में राज करने नहीं आई, मैं दिलों पर राज करने आई हूँ तुम्हारे, जैसे निहाल अहमद ने राज किया था। मैं ये उम्मीद से कि मेरी माएं, बहनें, नौजवान और बुजुर्ग
आने वाले इलेक्शन के 20 तारीख के दिन इस तरह लड़ेंगे कि वो खुश शान हैं और नतीजा इंशाअल्लाह हमारा